So hello everyone, welcome to my channel VR Tales. So today's video is about phase 1 and phase 2 strategy. Mostly I say it is on the line of a guidance, जहाँ पर मैं आपको अपना पिछला एक्सपीरियंस के हिसाब से गाइड करूँगी कि क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको इस एग्ज़ाम में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओ ना तो आप बहुत ज़्यादा क्राउड देखोगे. मैंने इंटायर अपने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में कभी ऐसे पुलिस कॉप्स को वगैरह देखा होगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है तो उनको मैनेज करने के लिए वो लोग रहते हैं वहाँ पर. सो एक वाइब होता है उस एग्ज़ाम का, मतलब आप जाते हो तो लगता है कि हाँ भाई कोई एग्ज़ाम देने आए हैं. सो उसको देख के थोड़ा सा लगता है पैनिक. कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ और कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा लगता है. बट आप अपना माइंडसेट को पॉजिटिव रखना. सोच के आना कि आपको अच्छा करना है, आप अच्छा ही करोगे, ठीक है ना. नेगेटिविटी के साथ जाओगे तो आपका पक्का हैम्पर हो जाएगा. उस माइंडसेट को सही करने का आपको समय नहीं मिला, क्योंकि जब आपको अपना लाइफ का शॉर्टेस्ट 2 आवर तब लगेगा जब फेज़ 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है. तो वो कब निकलता है पता नहीं चलता. सो हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट, फ्रीली जाओ. अगर आप तैयारी कम भी है ना तो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप 5 से 6 मार्क्स एक्स्ट्रा कम से कम स्कोर करके आओगे अगर आप सिर्फ पॉजिटिव जाओ. मैं अपना खुद का स्टोरी बता रही हूँ. मैं पिछली बार आरबीआई का तैयारी नहीं की थी. फेज़ 1 का ही मैंने प्रिपरेशन किया था. उसमें मुझे क्वांट रीजनिंग में कभी कट ऑफ क्लियर नहीं होता था, तो मैंने छोड़ दिया उसको बीच में. सो उसके मैं इसलिए एकदम स्ट्रेस फ्री गई थी. मुझे पता था कि मेरा तो होगा नहीं, तो उसमें टेंशन लेके क्या फ़ायदा. एंड आई टेल यू, इट्स अ जोक दैट हैज़ हैपेंड विद मी. आई हैव क्लियर्ड बोथ क्वांट एंड रीजनिंग कट ऑफ्स. ओके, ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्ट वही कट ऑफ या फिर उससे 0.5. मैंने ठीक ठाक ही मार्क्स से दोनों का कट ऑफ क्लियर किया. आई एम टेलिंग यू कि इट्स ऑल द गेम ऑफ योर माइंड. माइंड को शांत रखे, पॉजिटिव रखे, एंड आप देखना आप निकल जाओगे. सो और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगी कि बी सेलेक्टिव इन पेपर. जब आप पेपर खोलता है ना तो टाइमर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. आप सिर्फ अपना ध्यान रखो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को स्वैप करते जाओ जब तक आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता जो आपको लग रहा है आपसे बन जाएगा. 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आइडेंटिफाई करने में कि आप वो क्वेश्चन को बना पाओगे कि नहीं, वरना आपका गेम वहीं ओवर हो जाएगा. ओके, सो आप बहुत फास्ट सेलेक्टिव रहिए पेपर में. आपको देखिए, कट ऑफ में कभी भी कट ऑफ क्वांट का कभी भी 10 पे ऊपर नहीं जाएगा और 20 नहीं जाएगा. रीजनिंग से जो लेवल ऑफ पैटर्न का क्वेश्चन आता है, अगर बहुत ईजी आ गया तो अलग बात है, पर यही होना चाहिए, ठीक है. तो आपको पहले क्वांट में 5-6 क्वेश्चन ऐसे बना लेने हैं जो थोड़ा इसे ईजी हो. उसके लिए आपको सारा 30 क्वेश्चन आते हैं ना. 30 क्वेश्चन को आपको पहले एक बार देखना पड़ेगा कि 30 में से कौन सा 5 है जो मेरे लिए सही है, जो मेरे को आता है. तो आप आगे बढ़ते जाइए, आपको ज़रूर आपका लेवल का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना. तो उस तरह से आप कीजिए, तभी आपको कट ऑफ क्लियर होगा अगर आप क्वांट रीजनिंग में वीक है तो भी. एंड सबसे पहले ऑफकोर्स सेक्शंस आपको पता होगा, खुलता है जनरल अवेयरनेस का, फिर इंग्लिश का, फिर क्वांट का, फिर रीजनिंग का. तो उस हिसाब से आप अपना फ्लो बना लीजिए अभी से ही. सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉक्स. मॉक्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें. मॉक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉक्स से आपको आइडेंटिफाई होता है कौन सा वे ऑफ मेथड सही है एग्जाम में, कौन सा गलत है, किससे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, किससे मुझे सबसे ज़्यादा कम समय लगता है, कौन सा बनाने से गलती होने के चांसेस सबसे कम है. तो वो सब, और कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आपको कई बार लगता होगा ना कि ये चैप्टर ईजी है, मेरे को अच्छा लगता है, पर आप बार बार मॉक्स के थ्रू में भी आपको ये आइडेंटिफाई होगा कि भले वो ईजी है पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप उसको मत पिक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब खेला ही स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट का है. सो मॉक्स को सबसे ज़्यादा एनालिसिस से ज़्यादा ज़रूरी है. अगर एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मॉक्स को दे के फ़ायदा नहीं है. ओके, सो फिफ्थ पॉइंट इज़ कि जो मैंने खुद एग्ज़ाम देके एक्सपीरियंस किया है कि 3 महीने का करंट अफेयर्स इज़ मोर देन इनफ, ठीक है. उससे ज़्यादा का यू कैन स्टडी अगर आपका मन हो रहा है तो. बट आई थिंक कि सितंबर में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मोस्टली क्वेश्चंस जून जुलाई के मंथ के थे, अगस्त के भी थे. तो वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो रिपोर्ट्स वगैरह मिनिस्ट्रीज़ का ये सब आप ज़रूर तैयारी करके जाएँ. और वैसे भी आप फेस टू एग्ज़ाम देना है तो आप सब अभी से ही करना होगा, टाइम गैप तो रहता नहीं उधर. फॉर फेज़ 1 यू कैन फोकस मोर इन बैंकिंग इकोनॉमी लास्ट 1 मंथ में, बिकॉज ऑफकोर्स लास्ट 1 मंथ में आपको फेज़ 1 पे ही ध्यान देना चाहिए. मेरे जैसे होगी क्वांट रीजनिंग वगैरह वीक है आपका फाइनेंस बैकग्राउंड से, तो आप ऑफकोर्स लास्ट 1 मंथ आप सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपका मेकर एंड ब्रेकर है, वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा अटकेगा. ओके, फॉर नाउ विल गो फॉर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर जनरल अवेयरनेस. ये वो है जो मैंने फॉलो किया था पिछले साल फेज़ 1 के लिए. बट
आपके पास आपका स्ट्रैटेजी, आपका सोर्स हो सकता है। प्लीज़ डू नॉट चेंज योर सोर्स, ठीक है। दुनिया में आपको कोई भी आके अभी बोलिए ना, अपना सोर्स मत चेंज करना। आप सोर्स सेम रखो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, मिनिमल रिसोर्स रखो। आप देखना आपको उस मिनिमल रिसोर्स से सबसे ज़्यादा मार्क्स आएगा। बिकॉज क्या होता है ना, आप पढ़ तो लेते हो पर आप एक चीज़ को नेगलेक्ट कर जाते हो, वो रिवीजन। आप जितना बार रिवाइज करोगे ना, उतना चांसेस आपका ज़्यादा हो जाता है कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आपको रिवीजन को फोकस रखते हुए सबसे ज़्यादा एफर्ट देना है। एंड रिवीजन तभी हो पाएगा बार बार अगर आप अपना रिसोर्सेज कम रखते हो और सेम रिसोर्सेज रखते हो, ताकि आपका, उसको क्या बोलते हैं ना, कि आप फास्ट हो जाता है। फर्स्ट रिवीजन में भी आपको आधा घंटा, अगले में 20 मिनट, अगले में 10 मिनट। तो ये जो लर्निंग का इफेक्ट होता है ना, ये आप जब इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपको मिलेगा, जो तभी मिलेगा जो आप फर्स्ट अपना रिसोर्सेज सेव रखोगे। ओके, सो PIB के लिए मैंने पिछले साल मनीष सर को रेफ़र किया था, और RBI 247 ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर एडुटैप चैनल। एंड फॉर करंट अफेयर्स फॉलो, यू कैन फॉलो अफेयर्स क्लाउड। बाकी आपका कुछ सोर्स अलग है तो प्लीज़ डू फॉलो दैट, नो वरीज। एंड ये GA के लिए है, और GA के लिए और मैं ये बोल सकती हूँ कि आप वीकली रिवीजन करो। जो आप वीक में पढ़ रहे हो ना, उसको लास्ट में जाके रिवीजन करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आप भूल जाओगे, आप पढ़ के भूल जाओ फिर, और वहाँ पर कोई ऑप्शन सारे सेम से लगते हैं। मतलब एक तो आपको लगेगा कि सभी अभी यही लेटेस्ट ऑप्शन सारे वही मिलेंगे जो लेटेस्ट अफेयर्स में चल रहे होंगे। तो आपको इस रिवीजन सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वरना कुछ और ऑप्शन आप पिक कराओगे, मार्क्स तो कुछ नहीं मिलेगा, डिडक्ट हो जाएगा 0.25। सो फॉर रीजनिंग आई रेफर्ड सौरभ सर यूट्यूब चैनल, बेहतरीन पढ़ाते हैं सर, और उनको फॉलो करें अगर आपको समझ में आए तो। एंड मॉक्स इज़ द की, मॉक्स करते जाएँ, प्रैक्टिस करते जाएँ, लूप में चलाएँ, देखिए ज़रूर आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। फॉर क्वांट यू कैन रेफर वैदिक मैथ्स बाय नवीन सर, ये मैंने रेफ़र किया था। मुझे क्या है ना कि क्वांट बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो ये सर जो है ना बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं, तो मेरे को बहुत ही समझ में आता है इनका पढ़ाया हुआ। बाकी सर कुछ अज्यूम करके चलते हैं कि आपको कुछ तो आता होगा, ये सर अज्यूम करके चलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता होगा, तो ये सही अज्यूम कर लेते हैं मेरे बारे में, तो मैंने इनको फॉलो किया था। एंड फॉर इंग्लिश आई थिंक मॉक्स इनफ होता है। एंड अगर आप उससे ज़्यादा कुछ करना चाहते हो तो निमिषा में बंसल मैम का आप लास्ट 1 मंथ में, LC अभी से नहीं, लास्ट 1 मंथ में आप बस रोज़ 1 घंटा देखोगे ना, तो देखना आपका फ्लो बन जाएगा, फिर फेज़ 1 इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर करोगे। सो दैट्स इनफ फॉर फेज़ 1 स्ट्रैटेजी। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए ना, तो यू कैन रेफर टू ओलिव बोर्ड। ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट मैंने खुद पर्सनली लिया हुआ है। एंड एडुटैप का भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा है। एंड मॉक टेस्ट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप दोनों भी ले सकते हो, 2 मॉक टेस्ट होना कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है, आप जितना 2 उतना कम है। सो दैट्स फॉर फेज़ 1। एंड फॉर फेज़ 2 आई लाइक टू स्टार्ट विद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। ये इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है, सबसे कम एफर्ट्स मांगता है आपसे, पर सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको दे के जाता है, तो इसको इतना भी इग्नोर ना करें कि आपको इग्नोर कर दें। आपको टाइपिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना है वीकली। एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ज़रूर दे, उससे आपको हैबिट बनेगा। आपको पता चलेगा कि जितना आपको टफ लगता है ना कि आप क्या लिखोगे 90 मिनट्स में 4 चीज़ें, उससे ज़्यादा टफ है एक्चुअल में लिखना। बहुत मुश्किल है उसको कंप्लीट करना पेपर को, जो जब आप अटेम्प्ट करोगे ना तो आपको पता चलेगा। आप ऐसा सोचोगे आपसे हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत पेपर कंप्लीशन एक बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत स्ट्रगल है उसमें, वो प्रैक्टिस से आएगा। एंड प्रैक्टिस आप करते जाओ, आपका वर्ड लिमिट के पास, मतलब जैसे मानो आपका वर्ड लिमिट 400 है, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको 400 ही लिखना है, आप 300 के पास आना चाहो, 300 के पास आओ, उतना भी मोर देन इनफ है। 300, 320, 50। अभी मेरा ऐसा क्या होता है ना कि 400 बोला था मैंने, 150 भी नहीं लिख के आई। तो क्योंकि मेरा टाइपिंग प्रैक्टिस इनफ नहीं था। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि उससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। सो वो उसके लिए आप वर्ड लिमिट के पास आना चाहो, ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम करो। मॉक टेस्ट दोगे ना तो उससे आपको, लिखोगे ना उससे आपको रेक्टिफाई करते जाओ, और आपका क्या पता आप जो प्रैक्टिस करो वही एक्चुअल में एग्जाम में आ जाए, उससे रिलेटेड एक ऐसे या कुछ, तो आपको बहुत टाइम सेव हो जाएगा उसमें। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक कीबोर्ड खरीद लो एंड उससे प्रैक्टिस शुरू करो। ये ऐसे ही के लिए सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन, जो भी आप रिसोर्स कवर कर रहे हो ना, उससे आप स्टैटिक पोर्शन कर लो। इससे क्या होगा ना, जब आप ऑफकोर्स ESI में स्टैटिक क्वेश्चंस कम आते हैं, करंट अफेयर्स आते हैं, पर ऑफकोर्स करंट अफेयर्स में आपको 600 वर्ड्स में आप क्या लिखोगे, उसमें स्टैटिक जोड़ना पड़ेगा आपको 600 कवर करने के लिए, तो वर्ड्स। तो इसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन याद रखना ज़रूरी है, और कुछ मेंशन करना ज़रूरी है ताकि आपका वर्ड लिमिट मैच हो जाए, वर्ड लिमिट हो पाए। एंड इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए रहेगा, और इसके लिए स्कीम्स, PIB, ये सब लास्ट 6 मंथ्स का आप कवर करें ताकि आप अपने आंसर्स में कोट कर पाए, एंड टू मेक इट मोर फैक्ट बेस्ड एंड रेलिवेंट। ओके, सो दैट्स फॉर ESI। एंड फॉर phase 2 I'll say you for, and for finance and management I'll tell कि
cover first static portion, and again from any resource you are covering. If you don't have any resource you're covering from free material, you have आपने कुछ जुगाड़ कर लिया है तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो वैसा। और उसके साथ साथ RBI सर्कुलर रिपोर्ट्स, नोटिफिकेशंस, फाइनेंस न्यूज़, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो आते हैं एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बना बना के 10 मार्क्स के, ऐसे 15 मार्क्स के। मैंने खुद ये कभी फेज़ 2 लिखा नहीं है, तो पर जो भी मैंने पास्ट ईयर एनालिसिस किया पेपर, उसके बेसिस पे मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकती हूँ। 100% ऐसा हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ गलत हो, पर आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें क्योंकि आपका अटेम्प्ट है, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। एंड उसके आगे मैं आपको ये बोलूँगी कि वीकली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ज़रूर दें, एंड 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट ज़रूर दें कि ESINF फाइनेंस मैनेजमेंट का। इससे क्या होगा ना, जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हो ना, आप पढ़ते हो ना, तो आपको नहीं पता कि कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, पर जब आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हो ना तो आपको पता है अच्छा ये पॉइंट से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आपको हेल्प हो जाता है उस चीज़ से। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव और ये सब टेस्ट वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि करंट अफेयर्स ज़रूर रिवाइज़ करें सैटरडे संडेज़ को। मुझे पता है बोरिंग हो सकता है, पर कोई भी चीज़ का जर्नी बोरिंग होता ही है एंड मोनोटोनस होता ही है, हार्ड होता ही है, पर उसका रिज़ल्ट को उतना ही आप स्वैग से आप डिस्प्ले कर सकते हो कि मैंने ये किया है, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स तो देना पड़ेगा। एंड सो विद दैट थॉट आई लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। एंड जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, मे बी कुछ पॉइंट्स मुझसे मिस हो सकता है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे एंड एड्रेस दैट। So that's for this video, and thank you so much for watching.